हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आई होप यू लर्निंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आप देख रहे हैं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। दोस्तों आज हमारे टेबल पर है चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। राइट, सबसे पहले बात करने वाले हैं सुसाइड्स के बारे में। काफ़ी डेंजरस डेटा हमारे देश का सुसाइड को लेकर हमें पढ़ने को मिल रहा है। फिर COP28 के साथ जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे शहरों की बात करें तो पिक्चर से ही बैकग्राउंड में जो इमेज है उससे पता चल गया कि दिस वन इज अबाउट अर्बन फ्लड्स। और अभी चेन्नई की बात करें तो यहां पर जिस प्रकार की बाढ़ आई है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि चेन्नई में ही ये सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है। इट्स हैपनिंग इन दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई और बहुत सारे दूसरे हमारे हैदराबाद फॉर एग्जांपल और दूसरे ऐसे शहरों में भी ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। और फिर ये वाला आर्टिकल जो है ये एजुकेशन के ऊपर है और वर्ल्ड पीस के लिए एजुकेशन क्या रोल प्ले कर सकता है उसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ने को मिल रही है। याद रखिए एजुकेशन जो है ये आपके सिलेबस का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन जनरल कोई भी एक आप कह सकते हैं जो सेंसिबल व्यक्ति है उसको इतनी बेसिक चीज़ें जो है वो पता होनी ही चाहिए। वैसे यहाँ पर कॉमन सेंस की या फिर कॉमन नॉलेज की ही बातें हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो हमारे जहन से निकल जाती हैं। बट एनीवेज विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल एज वी रीच देयर। सबसे पहले एक पॉजिटिव कोट से आज की डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। जिलियन माइकल्स का एक कोट है, इट्स नॉट अबाउट परफेक्ट, इट्स अबाउट एफर्ट एंड व्हेन यू ब्रिंग दैट एफर्ट एवरी सिंगल डे दैट्स वेयर ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस, दैट्स हाउ चेंज ओकर्स। बहुत ही सिंपल येट इंपॉर्टेंट कोट है कि अगर बदलाव चाहते हैं हम, अगर किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, दी ओनली थिंग इज कि हमें कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे एफर्ट्स जो है वो उसमें डालते रहने पड़ेंगे। राइट एंड डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड ए कोर्स, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, क्रॉनिकल्स ऑफ डेथ। सुसाइड इज ए राइजिंग ट्रेंड इन इंडिया इंक्लूडिंग अमंग द यंग। देयर इजंट इनफ ऑफिशियल अटेंशन टू इट। ये दो लाइंस अगर हम पढ़ लें तो हमें इस विषय के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाती हैं। एक तो देखिए हमारा देश जो है वो अगर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारी नई नई चीज़ें हमारे देश में देखने को मिल रही हैं। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, आप देखिए कितने सारे एयरपोर्ट्स, कितनी सारी कार्स, राइट, चमचमाती हुई सारी चीज़ें अब हमारे शहरों में, हमारे देश में हमें देखने को मिल रही हैं। जब हम हमारे देश की बात करते हैं तो बहुत ही प्राउडली हम कहते हैं कि हमारे देश में अब एजुकेशन या फिर लिटरेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसका इन जनरल एक जो मापदंड जनरली हम देखते हैं दैट इज मीन्स ग्रास रूट लेवल पर लोग देखते हैं कि देखिए अब हम स्मार्टफोन्स यूज़ करने लगे हैं। पूरी दुनिया जो है उसके बारे में हम देखते रहते हैं। एक अलग लेवल का एजुकेशन जो है वहाँ पर भी चल रहा है। लोगों को रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को समझने को मिल रही है। और ये सारी चीज़ें चलो मीन्स उस पर अब और गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं, यू नो हाउ इट वर्क्स। लेकिन अच्छे डिवाइसेस, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, अच्छे रास्ते, पानी, ये सारी बेसिक चीज़ें मिलने का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ह्यूमन रिलेशंस। राइट, ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि हम हैं। अगर इंसानों का इंसानों के साथ कनेक्शन ही टूट जाए तो फिर ये इंटरनेट और ये सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा। सोचिएगा इसके बारे में। अब हमारे देश में बाकी सारी चीज़ों में ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अकेले पड़ते जा रहे हैं। मीन्स जब आपके घर में भी ये बातचीत होती होगी कि जब पहले हमारे पास फोर व्हीलर्स नहीं थे, टू व्हीलर्स नहीं थे, तो उस समय पर अगर किसी रिश्तेदार के वहां पर शादी है तो बस पकड़कर पूरा फैमिली जा रहा है, राइट, सामान वामान है हाथ में। और मीन्स बहुत अनकंफर्टेबल जर्नी उस वक्त की। तो मीन्स उस समय पर तो शायद इतना कंफर्ट नहीं था, तो दैट वाज द कंफर्टेबल का बेंचमार्क। लेकिन उतने सारे मीन्स प्रॉब्लम्स को सहते हुए वो हंसी खुशी, जेब में उतने पैसे भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो मिलकर चीज़ों को एंजॉय करते थे। आज लोगों के पास फोर व्हीलर्स हैं, राइट, कार्स आ चुकी हैं, मोबाइल फोन, सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन शादी में जाने के लिए या फिर कोई त्योहार है, अगर लेट्स से कि कोई सेलिब्रेशन चल रहा है या फिर आई वुड से कि किसी के वहां पर किसी का निधन हो गया, तो 2 मिनट भी वहां पर मीन्स 2 मिनट के लिए जाते हैं। या फिर शादी में जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ डिनर लेके वहां पर थोड़े कवर जो है वो देकर फिर निकल जाते हैं। रही बात अगर कोई किसी का निधन हुआ तो वहां पर जाएंगे, 5 मिनट के लिए वहां पर बैठेंगे एंड दैट्स इट। अपनी एक प्रकार की आप कह सकते हैं ना हाजिरी कि भाई हम आए थे, फिर मीन्स फेस दिखाने के लिए वहां पर गए, 2-3 मिनट बातचीत की, बैठे थोड़ी देर और उसके बाद वहां से निकल गए। तो
इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो हो रही है। लोग जो है वो एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हैं, राइट। और इट्स क्वाइट शॉकिंग। आप सोचिए कि हमारे देश में अगर मीन्स एक सोसाइटी, हमारे देश मीन्स हमारा जो समाज है हमारे देश में किसी भी कोने में आप चले जाइए, दिस अप्लाइज पैन इंडिया, कि लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में से एक दूसरे की पहचान रखते हैं, पीपल नो ईच अदर, राइट। और अब देखिए लोग जो है वो ऐप्स पर मिलने लगे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ऐप्स पर मिलना जो है वो गलत है, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन अब चीज़ें ऐसी हो चुकी है कि ऐप्स का सहारा जो है वो लेना पड़ रहा है। सो सुसाइड जो है उसका रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और सबसे ज़्यादा ये जो है वो यंगस्टर्स को अपनी चपेट में ले रहा है। और दैट्स द रीज़न कि मैं आपके साथ इस विषय पर अभी इतनी सारी डिस्कशंस कर रहा हूं। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, आई थिंक थियोडोर रूजवेल्ट ने ये कहा था, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो चीज़ मुझे बखूबी याद है। इट इज़ समथिंग लाइक एक टैटू है वो उसका मेरे दिमाग में। आई एम राइटिंग इट डाउन फॉर यू, लेट मी राइट इट डाउन हियर। कंपेरिजन इज द थीफ, राइट। यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक की मैंने, थीफ ऑफ जॉय। समझे आप? अगर हम हमारे जीवन को किसी दूसरे लोगों के जीवन के साथ कंपेयर करते हैं, उस वक्त क्या होता है पता है? हमारे जीवन में जो जॉय है, ये जो जॉय है, जॉय का मतलब भी यहां पर मैं समझा देता हूं, इट्स जो हम जनरली कहते हैं ना मौज। हमारे जीवन की जो मौज है वो बिगड़ जाती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अगेन, पहले ही इस चीज को समझ लेते हैं। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। अगर आप कंपैरिजन करना छोड़ देंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ लीजिए कि 50% से भी ज्यादा का जो स्ट्रेस है ना जीवन में वो चला जाएगा। दूसरी चीज, यू विल ऑब्जर्व दिस थिंग कि हमेशा हमेशा क्या होगा, ये फ्यूचर की चिंता जो है इस चीज को लेकर ही स्ट्रेस ज्यादा होता है। और या तो फ्यूचर या तो पास्ट, पास्ट में कुछ हुआ और उस चीज को लेकर आज भी आप चल रहे हैं, तो इट कैन बी दिस वन और इट कैन बी दैट दिस वन। ये दोनों में से एक ही सिचुएशन होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, राइट, इफ यू आर हियर, आप फ्यूचर की चिंताएं आपके दिमाग में आएगी, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आएगी, लेकिन आप धीरे धीरे करके छोड़ देंगे उस आदत को कि भाई चिंता नहीं करनी, अभी जो चल रहा है, अभी मैं जिंदा हूं तो सारी चीजें जो है वो पॉसिबल है। अरेबिक में एक वहाँ की एक कहावत भी है कि अगर एक इंसान जो है, मैंने कई बार इससे पहले भी हमने डिस्कशन की थी ना, कि पानी के बिना एक आदमी जो है वो शायद 7 दिन तक जी सकता है, हवा के बिना वो 3 मिनट 4 मिनट तक जी सकता है, लेकिन अगर उस इंसान की आशा, उसका होप जो है वो अगर आप छीन लेंगे, या फिर उसका होप अगर खत्म हो गया, तो फिर वो 1 सेकंड भी नहीं जी सकता। तो ऑलवेज हैव हाई होप, राइट। और प्रार्थना पूजा करते रहिए, राइट। जो भी हो, फिर आप जो भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो वो कीजिए, अगर कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्पिरिचुअल है लेट्स से, तो फिर बस मेडिटेट कीजिए, जो आपको ठीक लगे, कुछ ऐसी चीजें कीजिए। दिस विल हेल्प अ लॉट। ये साइंटिफिकली बहुत काम आएगी। एक फिक्स टाइम कर लीजिए, अगर फिक्स टाइम नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, दिन में 1-2 मिनट निकालकर पूजा प्रार्थना कर लीजिए, राइट। ऑल दिस स्मॉल थिंग्स विल हेल्प, एंड डोंट वरी टू मच अबाउट फ्यूचर। देखिए, वरी जो है ना शब्द, इसको संस्कृत में पता है किसके साथ कंपेयर किया गया है? इसको जो चिता हम कहते हैं ना, उसके साथ कंपेयर किया गया है कि चिता पर चिता पर जो एक एक जो व्यक्ति है जिसका निधन हो गया, जो कहते हैं ना, उनके एक मुर्दा जो है उसको चिता पर जलाया जाता है, लेकिन चिंता जो है वो एक जीवित व्यक्ति को जलाती है। सो ये सारी जो डिजीज मीन्स ये जो स्ट्रेस का लेवल, ये सारी चीजें जो है, इसके रूट्स जो है वो चिंता, फ्यूचर या फिर पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहना, और जैसे मैंने आपको बताया कंपैरिजन जो है, थीफ ऑफ जॉय, कंपैरिजन करते रहना कि भाई उसको जीवन में ये मिला, मुझे ये नहीं मिला, ये सारी चीज़ें, तो इससे हमेशा प्रॉब्लम ही होंगे। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट मी थ्रो सम लाइट ऑन दिस थिंग इज वेल, ताकि अब बात निकली ही है तो इसको समझ लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर ये करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं हम या फिर मोटिवेशन? ये दिस इज नॉट मोटिवेशन दोस्तों, मैं तो इसको कहता हूं जीवन का विज्ञान, राइट। मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं। सेल्फ डेवलपमेंट की कैटेगरी जो है, ये हमारा बेस है, ये हमारा रूट है। ये अगर स्ट्रांग हो गया तो इसके ऊपर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जॉय और हैप्पीनेस जो है उसमें क्या डिफरेंस है? जॉय जो है इट्स अ डे टू डे थिंग, और हैप्पीनेस जो है ना, इट्स लाइक ए विजन। मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि अगर 2025 तक
मैं आईएएस बन गया, या फिर मेरी शादी हो गई, या फिर मैं इतना बिजनेस कर लिया, राइट, या फिर ये घर बना लिया, वट एवर जो भी है फ्यूचर का एक गोल, एक विजन, तो दैट इज समथिंग वी स्ट्राइव फॉर, वो है हैप्पीनेस, कि यहां तक पहुंचेंगे तो हम खुश। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हैप्पीनेस जो है ना, इट कैन बी ए स्ट्रेटेजी, लेकिन जॉय जो है इट इज योर टैक्टिक। ये डे टू डे में आपको काम आने वाली चीज है जॉय, राइट, कि मैं मौज में रह रहा हूं, खुश रहना और मौज में रहना, राइट, एक खुशी की तलाश जो कहते हैं, दैट इज ए सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस, इट्स ए लॉन्ग टर्म थिंग। समझ गया ना आप? बहुत ही मीन्स सिंपल है ये, कि डे टू डे में मीन्स हो सकता है कि आज मुझे मेरा जो सपना है वो पूरा नहीं हुआ है, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं सैड रहूंगा। आई विल बी हैप्पी, आई विल बी इन जॉय, राइट, आई विल एंजॉय द मोमेंट। तो हैप्पीनेस जो है वो शायद मिले ना मिले, या फिर लेट मिले, इट डजेंट मैटर, लेकिन ये मौज जो है ना वो हमारे हाथ में है। सोचिएगा इसके बारे में। देयर इजंट ऑफिशियल अटेंशन ऑन दिस। अब देखिए, नेशनल क्राइम डेटा 2022 का रिलीज हुआ है, और देखिए नेशनल एवरेज, डेली एवरेज हमारे देश में हर रोज 500 जितने लोग जो है, 500 जितने लोग सुसाइड्स कर रहे हैं। दिस इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ आवर सोसाइटी। और 3 बड़े गैप्स जो है वो नजर आते हैं। नंबर 1, पुअर मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप मुझे बताइए कि अगर आप थोड़ा बहुत डिप्रेशन जैसा फील कर रहे हैं, तो क्या आप हॉस्पिटल जाएंगे, क्या आप कोई क्लिनिक जाएंगे, क्या आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो, वी डोंट गो देयर। या फिर ऐसी कोई खास फैसिलिटीज भी नहीं है मेंटल हेल्थ को लेकर। और मेंटल हेल्थ के साथ अगर कोई किसी को आपने बता भी दिया, राइट, तो आपको ये टैग लग जाएगा मेंटल, कि ये तो मेंटल केस है, और उसके बाद आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। ये एक डार्क रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, और ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोग ये नहीं समझते कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ ना, आपके आसपास की चीजें चेंज हुई, तो आप भी मेंटल हेल्थ के शिकार बन सकते हैं। आज किसी और पर हम हंस रहे हैं, कल लोग हमारे पर भी हंसेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, ग्रे एरियाज इन रेलेवेंट लॉज। कुछ हमारे कानून है तो उसमें भी ग्रे एरियाज है, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। और तीसरी चीज है टैबूज, राइट, जैसे मैंने आपको बताया टैबूज, ये जो मेंटल हेल्थ का मैंने बताया ना कि ऐसे टैबूज टैग लगा देते हैं हमारे ऊपर। 2022 में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने का मीन्स टोटल आत्महत्या जो हुई, तो उसमें से थर्ड जो है सबसे ज्यादा, आप देख लीजिए, फार्मर्स, किसानों ने, और डेली वेजर्स जो हैं उन्होंने आत्महत्या की। और 13,000 जितने स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने आत्महत्या की, 13,000। और हमारे यहां पर तो अनफॉर्चुनेटली सुसाइड क्लस्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कोटा जो है, इट इज वेरी इनफेमस फॉर सुसाइड्स। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस प्रकार के अगर कोई सुसाइड क्लस्टर्स है ना, तो इन सुसाइड क्लस्टर्स को हमें नीश टेक्निक्स, यानी कि वहां की सिचुएशन को समझते हुए कस्टमाइज्ड टेक्निक्स, यहां पर टेक्टिक्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर प्रॉब्लम सोल्व होंगे। और कंटिन्यूस साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, और केयर, ये चीजें जो है वो 24/7 पॉसिबल होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। सिर्फ हेल्पलाइन नंबर दे दिया, कोई आत्महत्या करने वाला व्यक्ति थोड़ी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेगा, राइट। दिस इज मींस ये स्ट्रेटेजी, इट्स ये एक मींस इट इज इंपॉर्टेंट कि चलो एक हेल्पलाइन और ये सारी चीजें होनी चाहिए, कुछ लोगों की शायद मदद भी हो जाती है उससे। लेकिन इससे अगर हम मान लेते हैं कि ये फुल प्रूफ नेट है, दैट विल नॉट हेल्प। देखिए अब कोटा में क्या हुआ, 23 यंगस्टर्स जो हैं उन्होंने इस साल कोटा में, सिर्फ कोटा में सुसाइड किए। और अथॉरिटीज ने क्या किया पता है, जो सीलिंग फैंस होते हैं ना, उन पर स्प्रिंग्स लगा दी कि अगर कोई वहां पर लटकने की कोशिश करा है तो वो सुसाइड नहीं कर पाएगा। फिर बालकनीज जो है तो वहां पर नेट्स लगा दी है, बिलो नेट्स लगा दी है कि कोई कूद नहीं। मीन्स जो मरने वाला व्यक्ति है वो ऐसा थोड़ी है कि अपनी बिल्डिंग से ही मरेगा, मीन्स वो दूसरी बिल्डिंग पर भी तो जा सकता है ना। तो इस किस प्रकार के सॉल्यूशंस यहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फिर जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है, पहले ये क्रिमिनलाइज्ड हुआ, मीन्स किसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, वो अपने जीवन से उब चुका है, और फिर अगर उसने आत्महत्या को नहीं, मीन्स फॉर एग्जाम्पल किसी ने जहर खा लिया और फिर वो बच गया, और उसके बाद क्या हो गया पता है, पुलिस वाले आएंगे और आपको अरेस्ट करके लेकर चले जाएंगे, आप पर आईपीसी सेक्शन 309 लगेगी। लेकिन अब अच्छी बात है कि चलो इसको डीक्रिमिनलाइज कर लिया है, लेकिन जो सर्वाइवर्स है ना उनको सपोर्ट चाहिए, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। क्या इन सारी चीजों को लेकर हमारे यहां पर व्यवस्थाएं हैं? द आंसर इज नो। 35% जो सुसाइड की डेथ्स है ना वो 18 से 30 के एज ग्रुप में हो रही है। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसका हम फायदा उठाना चाहते हैं, हमारे देश को इससे लाभ मिलना चाहिए, इसकी क्या सिचुएशन है? सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, एंड ये जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया ना, ये टॉपिक फैमिली के साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा। यस, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बाद में, पहले फैमिली के साथ आज जो हमने चीजें डिस्कस की वो जरूर डिस्कस कीजिएगा, राइट। और कभी भी कोई प्रॉब्लम है आपको, लेट मी टेल यू, सबसे पहले अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए। फॉर वॉट एवर रीजन, अगर 0% में कोई ऐसे लोग हैं जो परिवार से बातचीत नहीं कर सकते, तो अपने दोस्त को बताइए, लेकिन कभी भी
इस प्रकार की चीज़ें जो है उनको छुपा कर मत रखिए, राइट। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, इनका कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही है, राइट। जैबर जैबर COP, COP chief and oil boss flip flop on fossil fuel shows switching to clean fuel won't be easy। अब आपको पता है जावेर साहब जो हैं, सुल्तान अल जावेर, तो COP28 जो है तो UAE में चल रही है, तो COP के प्रेसिडेंट हैं, और इसी के साथ साथ ये अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के भी एडनॉक जो हैं इसके भी CEO हैं, बॉस हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जो ये कहता हो कि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनको फेज आउट कर देंगे, उनको खत्म कर देंगे, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो लिमिट में आ जाएगी। ऐसी बातें कौन करता है, आप बताइए मुझे। लेकिन ऐसी बात उन्होंने की, और फिर उनको अपना स्टेटमेंट जो है वो शायद विड्रॉ भी करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया, ऑफकोर्स करेंगे ही ना। तो यहां पर मुझे अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देखते हैं, राइट, देन यू नो कि मैंने इस बात पर भी मैंने एक कहा था कि दिस इज एन पैराडॉक्स, एक आयरनी है कि एक तरफ आप कॉप के प्रेसिडेंट हैं और दूसरी तरफ आप एडनॉक के CEO हैं। तो मैंने सिगरेट और मेडिसिन का एग्जांपल दिया था कि एक आदमी जो है वो मेडिसिन बेच रहा है और दूसरी तरफ वो सिगरेट भी बेच रहा है। तो इस प्रकार की चीजें जब आती हैं तब ये लगता है कि ये फॉसिल फ्यूल को खत्म करना या फिर एलिमिनेट करना जो है ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो है फेज आउट और दूसरी है फेज डाउन। फेज आउट में क्या है कि इसको खत्म कर देने की बात है, फेज डाउन में क्या है, इसका इस्तेमाल जो है वो कम करने की बात है। तो भारत ने यह आइडिया दिया फेजिंग डाउन वाला, और फिर 80 जितने देशों ने इसको सपोर्ट भी किया कि जी हाँ, धीरे धीरे करके इसको कम किया जा सकता है। आप ऑल ऑफ द सडन कोई ऐसी डेट तय कर देंगे कि आज से बंद है, तो ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे में सारे देश, जैसे कि भारत को अभी फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, हमें लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है, एंड देयर आर सो मेनी गोल्स दैट वी हैव टू अचीव। 2021 की जो कॉप हुई उसमें इंडिया और चाइना ने सक्सेसफुली फेजिंग आउट को अपोज किया था, और जो अमीर देश हैं उन्होंने, उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो उनको पैसे जो है वो प्रोवाइड करने की जरूरत है। दोस्तों गिव मी 1 सेकंड, आई विल बी बैक। Sip of water. COP has agreed on a new global loss and damage fund, जिसके बारे में हमने बात की थी। UAE ने $100 मिलियन कमिट किए हैं। अमेरिका जो है उसके बारे में कल बात कर रहे थे हम। देखिए, अमेरिका जो है वो अभी बहुत ही ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। अमेरिका रिमेन्स रिलुक्टेंट टू गिव आउट मनी, दो इट नाउ प्रोड्यूसेस मोर ऑयल देन एनी कंट्री इन हिस्ट्री। इतना ऑयल जो है वो अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज को लेकर पैसे देने की बात आती है तब जेब में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। सो दिस इज द थिंग। तो बेसिक बॉटम लाइन यही है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, राइट। अब आवर सिटीज दैट शिंकिंग फीलिंग, अभी एक साइक्लोन आया, साइक्लोन का नाम क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए एक प्रश्न है। चेन्नई जो है, अभी चेन्नई में जो एक साइक्लोन की वजह से जो फ्लड आया है, ये पिछले 50 सालों के अंदर ये 7th फ्लड था, और 2015 का फ्लड जो है वो बहुत ही डेंजरस था। आपको याद होगा ये 2015 वाला फ्लड, 289 लोगों की जान चली गई 2015 में बिकॉज ऑफ फ्लड, एक शहर के अंदर, और 2 मिलियन जितने घर जो है, 20 लाख जितने घर जो हैं वो इसकी चपेट में आ गए थे। और फिलहाल जो अभी फ्लड आया है ना चेन्नई में, ये 7th फ्लड जो है, इसकी सिवियरिटी अभी भी इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, लेकिन यह बताया जा रहा है कि जो 2015 का फ्लड है ना, उससे भी ज्यादा डैमेज इस फ्लड में होगा। चेन्नई के अंदर 48 आवर्स के अंदर, यानी कि 2 दिनों के अंदर 39.5 सेंटीमीटर बारिश हुई। जो नॉर्मल बारिश होती है ना, उससे ये 19 गुना ज्यादा है, 19 टाइम्स मोर देन नॉर्मल रेनफॉल। और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में देखिए कितना बड़ा एक राइज देखने को मिला, या फिर जो हम कहते हैं ना कि ऑल ऑफ द सडन एक प्रकार का शिफ्ट देखने को मिला। तो स्टार्टिंग में एक लंबे समय तक, लगभग आप समझ लीजिए कि अक्टूबर से इसकी शुरुआत होती है, तो देयर वाज 21% की डेफिशिएंसी थी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की। आपको पता होगा कि सदर्न स्टेट्स जो हैं हमारे, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं और सदर्न स्टेट्स जो हैं, तो यहां पर बाकी के हमारे देश के अंदर जब विंटर की सिचुएशन होती है, तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होता है, यहां पर बारिश आती है, ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ में, राइट, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एक्सेट्रा। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है, तो इसमें पहले 21% की डेफिशिएंसी थी, थोड़े ही दिनों के अंदर ये 54% एक्सेस हो गया। 50, तो यू कैन इमेजिन कि -21 से +54। सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे सारे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लगभग ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। अक्टूबर और दिसंबर में जो बारिश होती है, तो चेन्नई को जितनी बारिश मिलती है ना, तो 60% जितनी बारिश जो है वो इस समय में होती है। लेकिन
एक साथ इतनी बारिश हो गई कि सिटी की हालत खराब हो चुकी है। अब हाइड्रोलॉजिकल लेआउट जो है उसमें 3 नदियां हैं चेन्नई के आसपास, राइट, कैनाल्स हैं, टैंक्स हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्श है, इसका नाम है पल्लीकरनाई मार्श जो है, ये वाटर, एक्सेसिव वाटर को हैंडल करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने बताया दोस्तों कि दूसरे शहरों की सिचुएशन ऐसी है। अब देखिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है उसमें पिछले 1 दशक के अंदर भारत को, जो सबसे प्रभावित है ना, टॉप 10 जो लिस्ट आता है, तो उसमें 7 बार भारत जो है वो हमें देखने को मिला है। आईपीसीसी जो है उसका कहना यह है कि एक्सट्रीम रेन इवेंट्स जो हैं वो 1950 के बाद काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, और चेन्नई जो है अब फ्लड्स और साइक्लोन्स दोनों के रिस्क जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। चेन्नई इज बेसिकली हॉटस्पॉट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। 2015 का जब फ्लड आया तो उसके बाद कैग ने पूरा ऑडिट किया और पता चला कि जो वाटर बॉडीज है ना, इनको एंक्रोच किया गया, जो कैनाल्स हैं, नदियां हैं, जहां पर वेटलैंड्स हैं, तो ये सारी जमीनों पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। अब देखिए पल्लीकरनाई जो है ये मार्श, ये पहले 5000 हेक्टर्स का हुआ करता था, अब ये 695 हेक्टर्स का हो गया। तो कहां गया ये? आसमान में चला गया? नहीं, यहां पर अर्बनाइजेशन होने लगा, यहां पर आईटी इंडस्ट्री का ग्रोथ होने लगा। और दिस रिमाइंड्स अस ऑफ मुंबई, जो मीठी नदी है उसके साथ ये हुआ, और उसके बाद मुंबई में फ्लड्स आने स्टार्ट हो गया। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो इस मार्च की 70% ड्रॉप हो गई। तो बड़े बड़े बंगले, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है, राइट, हम इन्वेस्ट करते तो कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ली, लेकिन हम कॉमन सेंस भूल जाते हैं कि ये चीजें जो हैं वो मार्श पर, वेटलैंड्स पर बनाई गई हैं। फ्यूचर में आपके ही घरों में पानी आएगा, आपकी ही ऑफिस जो है वो डूब जाएगी। और चेन्नई में जो फ्लड आया उसकी वजह से कितना इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुआ, ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें बंद हो गई, कितने लोगों का काम खराब हो गया। अब इंश्योरेंस की क्लेम्स में भी बहुत लंबे समय तक इश्यूज जो है वो चलते रहेंगे। तो ये हर साल की एक कॉमन चीज़ जो है वो हमारे शहरों की बनती जा रही है। और अगर हम ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे ग्रोथ के जो इंजिन हैं, मीन्स अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, आप कार लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी कार का इंजन ही खराब है तो फिर वो किस काम की कार, राइट? टायर्स अच्छे हैं, आपकी इंटीरियर अच्छा है, लेकिन इंजन खराब है। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें हमारे ग्रोथ इंजन जो है वो हमारे मेट्रो सिटीज हैं, हमारे बड़े शहर हैं, अगर वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो फिर, और इतने नुकसानी में रहेंगे तो फिर देश की हालत क्या होगी, आप समझिए। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, ओनली राइट एजुकेशन कैन एंश्योर वर्ल्ड पीस। डू यू एग्री विद दिस? आपको डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है, सोचिएगा इसके बारे में। कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा, कुछ आप भी सोचिएगा। अभी पूरी दुनिया में जेन्युइनली अगर आप सोचेंगे बैठकर, तो जो लोग आतंकवादी संगठनों में है ना, वो भी अपने बच्चों के लिए तो एक शांति का वातावरण ही चाहते हैं। वाई दे आर फाइटिंग, उनका जो मेन कोज है वो ये है कि भाई पीस होना चाहिए, पीस के लिए वी आर फाइटिंग। तो ग्लोबल डिजायर है पीस, नो वॉर्स, एंड लेट्स होप के अभी तक देखिए मैं आप अभी जिंदा है तो हमने तो वायलेंस देखा। अभी भले यूक्रेन में चल रहा हो, इसराइल में चल रहा हो, लेकिन वायलेंस हैपनिंग एनी प्लेस इन द वर्ल्ड इज लाइक वायलेंस हैपनिंग एवरीवेयर। तो लेट्स होप के फ्यूचर की जनरेशन जो है वो वॉर्स को सिर्फ और सिर्फ किताबों में और वीडियोज में देखे, इन द सेंस के पास्ट में देखें, इतिहास का पार्ट हो, प्रेजेंट का पार्ट ना हो। लेट्स होप। और अगर हम चाहते हैं कि यूनिवर्सली पीसफुल वर्ल्ड बने तो उसके लिए हमें कुछ बदलाव जो है वो इंडिविजुअल, सोसाइटल लेवल पर करने पड़ेंगे। कुछ लोगों की, कुछ ग्रुप्स की ये मान्यताएं भी होती है कि मेरा जो सच है बस वही सच है, और अगर मेरे सच को आपने फॉलो नहीं किया तो फिर आपको मारा भी जा सकता है, आपके ऊपर कॉन्कर भी किया जा सकता है, इस प्रकार की चीजें। लेकिन अगर हम जेन्युइनली एक वॉर फ्री वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें ह्यूमैनिटी, मानवता की ताकत जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि ये दुनिया जो है, ये पूरी दुनिया डाइवर्सिटी पर चल रही है। आप किसी भी जंगल में चले जाइए, अगर आप एक ही प्रकार के पेड़ को देखेंगे तो आप उसको जंगल कह ही नहीं सकते। तो ये जो जीवन का जंगल है इस पृथ्वी पर, तो इसमें आपको हर प्रकार के लोग जो है वो देखने को मिलेंगे। कोई लोग आपको ब्राउन स्किन वाले देखने को मिलेंगे, कोई व्हाइट, कोई ब्लैक स्किन वाले देखने को मिलेंगे, राइट? कुछ जगहों पर आपको वेजिटेरियन, कुछ जगहों पर नॉन वेजिटेरियन, कुछ जगहों पर आपको हिंदू, कुछ जगहों पर मुसलमान, कुछ जगहों पर जैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? इकोनॉमी वाइज आपको पैसे वाले, गरीब, हर प्रकार की वैरायटी जो है वो इस पृथ्वी पर आपको देखने को मिलेगी। ये डाइवर्सिटी जो है वो आज की रियलिटी है, और डाइवर्सिटी हमेशा रहेगी। जितनी डाइवर्सिटी होगी उतना ही अच्छा होगा कि एक दूसरे से बहुत सारी चीजें जो है वो हम सीख पाएंगे। तो जो पाथ, जो रास्ता हमें फॉलो करना है वो नॉलेज का रास्ता है। डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस के कि जो गलत चीज है, जो सही चीज है, उसके बीच में हम देख सके कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ये सारी चीजों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और इंडिया का एक मीन्स इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि हम पीस और हार्मनी के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हमारा देश पीस और हार्मफुल हो, मीन्स पीसफुल और हार्मनी वाला हो जाए, राइट, हार्मोनियस हो जाए, तो फिर
ये दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम सेट कर सकते हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो हमारा देश जो है वो बहुत ही अच्छा और शांति प्रिय देश है, राइट। इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी लोग जो है वो बहुत ही शांति से एक दूसरे के साथ जीते हैं। बाहर वाले लोगों को लगेगा इंडिया इज नॉट सिस्टमेटिक, लेकिन ये जो नॉट सिस्टमेटिक है ना, वही हमारी सिस्टम है। तो रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो है ये इंडियन कल्चर का हमेशा से पार्ट रही है। और 21st सेंचुरी में अगर हम क्वालिटी एजुकेशन और डायनामिक स्किल्स प्रोवाइड कर सके तो फ्यूचर में चीज़ें जो है वो डेफिनेटली चेंज हो सकती हैं। इंडिया ने क्या क्या चीज़ें अचीव की देखिए, लिटरेसी रेट क्या था, इंडिपेंडेंस जब हमारा हुआ 18% था, उससे 80% हम पहुंच गए, राइट। और एजुकेशन पॉलिसीज़ में जो बड़े बड़े बदलाव आए 68 में, 86 में, 92 में, तो समय के हिसाब से चीज़ें जो है वो चेंज हुई है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, राइट। और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है उसको भी अचीव करने के लिए इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात है। और इसके लिए हमें चाहिए एक ओपन माइंड, मैं इसको कहूंगा बिगिनर्स माइंड, जो मैंने लीडरशिप के लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने देखा होगा तो मैंने कहा था कि जो बिगिनर्स माइंडसेट है वो अगर हम रखें कि चीज़ों को सीखने के लिए हम तैयार हैं, इस प्रकार की माइंडसेट से अगर टीचर्स पढ़ना स्टार्ट कर दे, टीचर्स अपने अंदर के स्टूडेंट को मरने ना दे, उसको हमेशा ओपन माइंड से चीज़ों को देखे, बिगिनर्स माइंड से चीज़ों को देखे, और यही चीज़ फिर नेक्स्ट जनरेशन या फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाए, चीज़ें डिस्कस की जाए, राइट, समझाई जाए, एग्जाम्पल सेट किए जाए, तो धीरे धीरे करके हम मानवतावादी ताकत जो है उसको बढ़ा सकते हैं और आतंकवादी ताकतों को खत्म कर सकते हैं। याद रखिए, आतंकवाद या फिर इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं ना, ये विचारधारा है, और विचारों को आप विचारों से ही मार सकते हैं, मिसाइल से विचारों को नहीं मारा जा सकता। तो इंडियन एजुकेशन में एक ज़बरदस्त बदलाव की ज़रूरत भी है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, वो सारी चीज़ों को हमें इंप्रूव करते करते आगे बढ़ना है, नई जनरेशन को एजुकेट करना है। और एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट डिग्रीज, राइट। आपको पता चल ही गया होगा अभी तक की हमारी डिस्कशन से कि हम यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सारे लोग मास्टर्स डिग्री करें, सारे हमारे देश के सारे लोग जो हैं उसके आगे डॉक्टर लग जाए, पीएचडी हो जाए। आई एम नॉट सेइंग दैट। एजुकेशन का मतलब यह है कि सेंसिबिलिटी आए, कॉमन सेंस आए ज़्यादा, राइट। किसी ने कहा है कि कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन, एंड ही और शी इज एब्सोल्युटली राइट। तो यहां पर अगर हम टीचर्स जो हैं, जो प्रोफेशन है ना, टीचिंग का प्रोफेशन, एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज मैं टीचर या फिर एजुकेटर हूं, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज ऑफ दैट, ट्रस्ट मी, बट आप खुद सोचिएगा। हमारे यहां पर क्या है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी फिल्मों को देख लीजिए, जो एक गुंडा है या फिर इस टाइप का बाहुबली टाइप है, तो उसको हम बहुत ज्यादा, मीन्स लोगों की पसंद ये है। तो अगर ये पसंद है तो कहीं ना कहीं दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स ना कि लोगों की पसंद जो है वो भी गलत है। टीचर्स जो हैं, व्हेन आई से टीचर्स आई डोंट मीन कि फिर जो स्कूल और कॉलेजेस के जो टीचर्स है, टीचर्स इन द सेंस कि जो हमें एनलाइटन कर सके, जो हमें एक नए लेवल पर ले जा सके, तो टीचर्स को सबसे ज्यादा मान मिलना चाहिए। एंड इट्स नॉट कि फिर टीचर ने जो कहा वो सारी चीजें सही है, अगर टीचर गलत भी, मैं उस प्रकार की ब्लाइंड सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। टीचर जो है वो रोल मॉडल्स बनेंगे ना, तो वो सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, और ये इन्फ्लुएंस जो है वो धीरे धीरे करके वायरल होता जाएगा। सारे लोग जो हैं वो पॉजिटिवली इसकी चपेट में आएंगे, कंटेजियस हो जाएंगे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस से, और फिर एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, और फ्यूचर में एक शांति का वातावरण जो है वो क्रिएट हो सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। अभी जो मैंने चीज़ें डिस्कस की, आई हैव बीन वेरी टू द पॉइंट, वरना इसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ें जो इस आर्टिकल में पढ़ने को मिली, वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। अब आप खुद इस पर एड ऑन कीजिएगा, सोचिएगा इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट विषय भी है, नॉट जस्ट फॉर एग्जामिनेशन बट फॉर लाइफ एज वेल। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और ये जो लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम है, इट इज़ अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। ये मैंने डिज़ाइन किया है, एज यू कैन सी माई फेस हियर, और 20+ लेक्चर्स इसमें आने वाले हैं। अभी तो सिर्फ एक लेक्चर आया है, और ये कोर्स जो है वो काफ़ी अच्छा, इसने मीन्स बहुत सारे लोगों ने इस कोर्स को एनरोल किया है। समवेयर अराउंड 3 डिजिट में आंकड़ा है, 300 से ज़्यादा लोगों ने इसको एनरोल किया सिर्फ 1-2 दिनों के अंदर। एंड आई एम श्योर, मीन्स आई डोंट फॉलो द फिगर्स दैट मच, लेकिन आई एम श्योर आने वाले समय में बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको एनरोल करेंगे। आप भी कीजिएगा, अगर नहीं किया है तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।